हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? एंजॉय कर रहे होगे। तो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम पटेल और मैं पढ़ाता हूँ आपको फिजिक्स। चैनल का नाम है उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम और मेरा उद्देश्य है आपको डॉक्टर बनाना। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हमारा मैकेनिक्स हमने स्टार्ट किया है और मैकेनिक्स में 4-5 चैप्टर हमारे ख़त्म हो चुके हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट डायमेंशन, ओके, वेक्टर्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और अब आज से मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है बेटा। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये हमारा नया चैप्टर है। दिख रहा है क्या? ठीक है। तो बच्चों, वर्क के बारे में हमें ये पता है कि वर्क, सबको पता होगा कि वर्क क्या होता है। किसी चीज़ पे जब फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो बल लगा के, फोर्स लगा के उसको कहीं डिस्प्लेस किए, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे भी कोई फोर्स लगे और साथ में डिस्प्लेसमेंट हो तो वहाँ पे वर्क डन होता है। जो हमारा जो डेफिनेशन है वर्क डन का, उसमें सिंपल सा है फंडा बेटा कि वर्क डन, वर्क जो होता है W इज इक्वल टू क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो W इज इक्वल टू F डॉट S लिखते हैं। F डॉट S लिखते हैं क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी एक वेक्टर है। ओके बेटा। तो वेक्टर है तो वेक्टर दोनों, और वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये एक क्वांटिटी मिलती है जो कि स्केलर है। तो ये क्या है? स्केलर है। तो यहाँ पे इसको जब और अच्छे से लिखोगे तो क्या लिखोगे? F, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखोगे तो Fs cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो उसका मैग्नीट्यूड जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? cos थीटा। अगर वहीं क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे क्या लिखते हो? sin थीटा। ठीक है। तो ये वर्क डन, ये वर्क का डिफिनीशन है। ओके बच्चों। तो वर्क में आपको ज़्यादा डिफिनीशन अगर कोई बोले, इसका यूनिट क्या है? वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल। क्या है? जूल। फोर्स अगर न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है तो न्यूटन मीटर, और एक न्यूटन मीटर को ही न्यूटन मीटर, इसी को जूल बोलते हैं। ओके बेटा, इसी को जूल बोलते हैं। ओके। और क्या वर्क का यूनिट होता है? वर्क का यूनिट एक होता है अर्ग, ARG। ये कब होता है? जब ये दूरी सेंटीमीटर में हो। ठीक है। और वेट जो है, वेट या न्यूटन जो है डाइन में, मतलब सीजीएस सेंटीग्राम मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सीजीएस यूनिट में रखोगे तो उसमें अर्ग आता है। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है, डाइन। तो ये अर्ग होता है। तो एक जूल में कोई बोले, एक जूल में तो 10⁻7 अर्ग होता है। एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। तो कभी कभी इस तरह का पूछ सकता है। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ वर्क का? किसी बॉडी पे, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स लगाकर 1 मीटर डिस्प्लेस फोर्स के डायरेक्शन में, या ऐसे कह सकते हो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड विथ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वो भी किधर होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? देखो एक बॉडी है, ठीक है, इस पे आप F फोर्स लगा रहे हो, F फोर्स,
ठीक है, F फोर्स लगा रहे हो और ये थीटा एंगल है। ठीक, मान लो कुछ देर बाद बॉडी यहाँ आ जाती है, बॉडी यहाँ आ जाती है, तो क्या होगा, ये एंगल थीटा है मान लो, तो बॉडी वहां पे जाती है, तो इसमें वर्क डन मान लो s डिस्टेंस गया, वर्क डन निकालोगे क्या करोगे, ये f और ये s वेक्टर, तो f के दो कंपोनेंट हुए, एक f cos थीटा और एक इधर की तरफ होगा f sin थीटा। ठीक है, अब अगर वर्क डन की बात, वर्क डन लिखना हुआ है fs, तो वर्क डन क्या लिखोगे, w इज इक्वल टू f डॉट s, ये लिखोगे। ठीक है, ये जो था एंगल पे थीटा एंगल को, इसको हटा के हमने दो कंपोनेंट में ले लिया। ठीक, एक f cos थीटा हुआ, एक f sin थीटा, तो दोनों का अगर अलग अलग देखें तो क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे क्या हो जाएगा, f s cos थीटा, f s cos थीटा। ठीक है, और इस फोर्स का लिखोगे w, तो क्या हो जाएगा, f sin थीटा इंटू s, यानी f s sin थीटा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, f डॉट s है, तो f क्रॉस s, तो ये नहीं होगा, मतलब हमारा फार्मूला ये नहीं है f डॉट क्रॉस s, क्या है फार्मूला, f डॉट s है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डॉट करोगे दूसरे वाले फोर्स से, ये मान लो x डायरेक्शन वाला है, x वाला, ये y डायरेक्शन, तो यहाँ पे x वाला f s cos थीटा हो गया, x वाला क्या है, f cos थीटा है इंटू s, तो इसे ये भी तो लिख सकते हो f s cos थीटा, इसको लिखोगे क्या लिखोगे, ठीक है, इसको लिखोगे क्या लिखोगे, f y, फिर ये s, और यहाँ पे एंगल अभी कितना हो गया, ये थीटा था और इसका एंगल क्या हो गया हॉरिजॉन्टल से, ये 90, तो cos 90। ठीक है बेटा, और ये एंगल, ये थीटा एंगल था, थीटा एंगल था। अब वैल्यू की अगर हम बात करें तो फोर्स अब एफ एक्स और इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच एंगल पैरेलल लाइन है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स एस कॉस 0, इधर कॉस 90, मतलब हम फोर्स वर्क डन दोनों की वजह से निकाल रहे हैं, इससे भी इससे भी, लेकिन किसकी वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है 1, तो ये हो गया एफ एस, और इसका कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर परपेंडिकुलर जो भी है फोर्स, जो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पे वर्क डन होगा, और फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स है तो वहां पे वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कॉस थीटा क्या हो जाता है 90। अब यहां पे दो चीजें हैं, जो फोर्स होगा, नेचर ऑफ फोर्स कैसा है उस पर डिपेंड करता है। कांस्टेंट फोर्स, ठीक है बेटा, कांस्टेंट फोर्स, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, तो यही होगा जो मैंने बताया, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो यही होगा जो मैंने बताया। ओके, कांस्टेंट फोर्स। दूसरा फोर्स क्या हो सकता है, दूसरा फोर्स क्या हो सकता है, वेरिएबल फोर्स। दूसरा किस तरह का फोर्स हो सकता है, वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स कांस्टेंट है, खाली डिस्प्लेसमेंट को उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, कैसे, डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस, क्या कर दोगे, एफ डॉट एस। ठीक है, ये हो गया, ये तो मैंने बता ही दिया कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स अगर है तो, वेरिएबल फोर्स है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल फोर्स में मतलब यानी कि फोर्स जो है किसी का फंक्शन होगा, फोर्स मान लो x का फंक्शन है, ठीक है, ये दिया है, ये दिया है, क्या दिया है, वेरिएबल फोर्स में मान लो x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको कोई बोले x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर डिस्प्लेस करने पर डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन, ये बताना है बेटा। ये क्या हो गया, वेरिएबल फोर्स का। कांस्टेंट फोर्स में क्या है, इसमें वर्क डन कैसे, इसमें क्या होता है, फोर्स तो कांस्टेंट है, तो अगर इसमें कोई बोले x1 से x1 टू x2 ले जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, F तो कांस्टेंट है इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा x लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो, F इंटू x2 माइनस x1, ठीक है, ये लिख सकते हो, ठीक है। ये तो फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, फोर्स वेरिएबल है। इस तरह से इसमें यानी इसमें वर्क का फार्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू F डॉट df, जो भी होगा इसका इंटीग्रेशन होगा, F डॉट dx का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स है मतलब फोर्स फिक्स है, कांस्टेंट फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स है तो F डॉट dx का इंटीग्रेशन, F डॉट dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जहां से जहां तक बोलेगा ये कर लोगे। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल क्या है, ये है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ आप फटाक से। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको शुरू में ही बताया हूँ, तो इसका आंसर आपको बताना है। जिसमें वर्क डन कोई पूछेगा तो वर्क डन क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू F डॉट dx, यही तो लिखोगे। और F किस पे वेरी करता है, इस पे, तो F की जगह पे क्या लिखोगे, ये लिख दोगे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू dx, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 0 से x बराबर 2, ये जो आएगा यही आपका वर्क डन होगा। तो कर लो इसको, इंटीग्रेट करोगे तो 3x स्क्वायर तो 3x क्यूब हो जाएगा, 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, 2x स्क्वायर होगा तो 2 से डिवाइड भी होगा, प्लस 3x हो जाएगा, ओके। अब इस पे 0 से 2 ये वैल्यू रखना है, तो रख दो इसमें, x की वैल्यू एक बार 2 रखो सब में, तो क्या रख दोगे इसमें, ये तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, पहले क्या आ गया, x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इस पे 0 एक बार 0 रख दो, एक बार माइनस, इन सब का x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक, 2 0, ठीक है। एक बार 2 रखो, एक बार 0, तो इतना इसमें लिख दो, x का मान रख दो, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 4 प्लस 6x, ओके। x की वैल्यू 2 रखे तो ये हुआ, और x की वैल्यू 0 रखोगे तो सब 0 0 माइनस 0 प्लस 0 0, तो कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 8 माइनस 4 4 आया, 6 4 10, कितना आ गया 10 जूल। तो वर्क डन क्या हो गया इस एग्जांपल में, 10 जूल। और ये यहाँ पे x2 माइनस x1, तो कोई बोले 5 न्यूटन का फोर्स लगा एक बॉडी पे और उसका डिस्प्लेसमेंट 2i प्लस 3j, या उसका डिस्प्लेसमेंट मान लो ओरिजिन पे था, ठीक है, ये है ओरिजिन से यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ, ओरिजिन से कहाँ आ गया, यहाँ, मान लो 3i, ये पॉइंट P है, 3i प्लस 4j, कितना न्यूटन लगा है, कितना न्यूटन लगा है फोर्स, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। ये अगला क्वेश्चन है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा, ओरिजिन से P तक कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो उसका उस पर वर्क डन कितना होगा। तो इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, इसमें करोगे क्या, W इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, इनिशियल x क्या है 0 0, फाइनल क्या हुआ 3i प्लस 4j, तो F तो उतना ही रहेगा 5 न्यूटन, और ये 3i माइनस 0 प्लस 4j माइनस 0, ठीक, मतलब फाइनल x2, ये x2 हुआ, ये x1 हुआ, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 करोगे तो 3i माइनस 0 4i, ये एक तरह से क्या हुआ 5 गुणे 3i प्लस 4j, ठीक है।
तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है डेल्टा एक्स जो है बेटा, तो डेल्टा एक्स, अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये तो फिक्स है, इसका मैग्नीट्यूड भी वही है। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या करोगे, अंडर रूट स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो क्या करोगे, या तुम पहले मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालो स्क्वायर करके, बात वही हुआ। तो क्या करोगे, 5 गुणे अंडर रूट 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौके 16, कितना आया, अंदर 25 आ गया, 5 रूट 25, 25 का भी वो 5 आया, कितना हो गया 25 न्यूटन, सॉरी 25 जूल, 25 जूल, कितना हो गया 25 जूल। तो देखो दोनों का एक एक एग्जांपल दे दिया मैं। तो वेरिएबल फोर्स है अगर, तो वेरिएबल फोर्स में क्या होगा, वर्क क्या लिखोगे, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रल, और कांस्टेंट फोर्स है तो एफ डॉट डेल्टा एक्स लिख दोगे, या एफ डॉट एक्स टू माइनस एक्स वन लिख दोगे। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट फोर्स है। अगर फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या हो गया वर्क डन, एफ एस कॉस थीटा, मतलब पॉजिटिव वर्क डन हुआ। ठीक है, अगर फोर्स इधर लगे और डिस्प्लेसमेंट पीछे हो, फोर्स इधर लगे और डिस्प्लेसमेंट पीछे हो, मान लो गलती से फोर्स आगे लगे और डिस्प्लेसमेंट पीछे हो, तो उनके बीच एंगल कितना हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हुआ, बेटा 180। तो वहां पे वर्क डन लिखोगे, क्या लिखोगे, एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, इसका मतलब वहां पे वर्क डन क्या होगा, माइनस एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस एफ एस जो भी आएगा। तो वर्क डन इस तरह से कैसा, एक तो पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा कैसा हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, दो तरह से वर्क डन हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स वाले में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिएबल फोर्स में अगर है तो उसमें और भी वैरायटी क्वेश्चन और भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब उसका सिंपल सा एक एग्जांपल मैं दे दूं, ठीक है, फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट, तो जो भी मान लो कुछ इस तरह का ऐसे आता है, ठीक है, इस तरह का ऐसे आता है, इधर फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो या मैं सिंपल ऐसे बता दूं, मान लो कुछ इस तरह का कोई वो कर्व बना हुआ है, ठीक, इधर क्या है, फोर्स है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। तो हम डब्ल्यू, ये वेरिएबल फोर्स है, हमें पता है फोर्स भी बदल रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी बदल रहा है। तो वर्क डन कोई पूछेगा, मान लो यहाँ 0 से यहाँ 10 सेकेंड है, 10 मीटर है, तो 0 से 10 मीटर ले जाने पर जो वर्क डन होगा क्या लिखोगे, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रल, कहाँ से, 0 से 10 मीटर। ठीक, तो इंटीग्रेशन में हम ग्राफ में ही आपको बहुत पहले पढ़ा चुके थे, इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। ये जो आएगा एरिया अंडर कर्व, एरिया जो आएगा यही इसका वर्क डन होगा। इंटीग्रेशन में क्या आता है, एरिया, और डिफरेंशिएशन किसी का करना होता है तो उसका क्या निकालते हैं, स्लोप, उसका क्या निकालते हैं, स्लोप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म में पूछे जैसे आई जे के, उस तरह का मैंने बोला। दूसरा तरीका क्या है, एरिया करके पूछ देगा, क्या करके पूछ देगा, एरिया। ठीक है, उसमें सपोज दैट ऐसे एग्जांपल दे दिया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, मान लो इस तरह का है, इधर क्या है x और इधर क्या है फोर्स।
ठीक है बेटा। तो ये मान लो 10 है, ये 5 है, ठीक, ये 2, ये 4 और ये 6, ठीक, 2 4 6। अब इसमें कोई पूछे, इसमें कोई पूछे कि x बराबर 0 से x बराबर 6 मीटर पे ले जाने पर वर्क डन कितना। यहाँ पे फोर्स भी क्या है, कम ज़्यादा हो रहा है, फोर्स कभी पॉजिटिव लग रहा है कभी निगेटिव लग रहा है, ठीक है बेटा। तो वर्क डन क्या है, फोर्स कभी पॉजिटिव लग रहा है कभी निगेटिव लग रहा है, जो भी है। तो वर्क डन अगर हमें निकालना हुआ, वर्क डन निकालना हुआ तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, तो एरिया अंडर कर्व होगा। एक तो ये एरिया हो जाएगा, ठीक है, दूसरा एरिया कौन सा हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एरिया क्या हो जाएगा, ये। तो हम खाली एरिया निकाल देंगे, तो ये एरिया कितना होगा, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, ये देखो, ये हो गया 4 और ये 10, तो ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 10, ठीक है। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन क्या होगा, इधर ये निगेटिव वर्क डन हुआ, ये क्या हुआ निगेटिव वर्क डन हुआ, और ये क्या हुआ पॉजिटिव वर्क डन हुआ, ठीक है। ये निगेटिव वर्क डन हुआ, जो फोर्स पहले था वो फोर्स अभी इधर निगेटिव फोर्स लग रहा है। एक्स तो सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वर्क डन इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो ये है कि टोटल वर्क डन, क्योंकि वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल वर्क डन कोई पूछेगा तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, ये प्लस ये 40 प्लस 10 मतलब 50 जूल, 50 जूल वर्क डन हो जाएगा। ओके, तो वर्क डन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वेक्टर नहीं है तो हम वेक्टर की तरह उसे प्लस माइनस नहीं करेंगे, वर्क डन निगेटिव हो या वर्क डन पॉजिटिव हो। अब उसमें जब स्पेसिफाई करता है, जैसे अब हम कोई चीज़ उठाते हैं, ठीक है, तो वर्क डन हम अगर हमारा कोई पूछे हम उठा रहे हैं तो वर्क डन ये पॉजिटिव हुआ। वर्क डन बाय मी, कोई आदमी किसी बॉडी को उठाता है h ऊंचाई पे, तो वर्क डन बाय मैन वो mgh जो भी है, लेकिन वर्क डन बाय अर्थ, अर्थ से पूछेंगे तो क्या हो गया नेगेटिव होगा, लेकिन हमने जो किया वो पॉजिटिव किया, हमने बल ऊपर लगाया, ऊपर डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन अर्थ नीचे फोर्स लगा रहे हैं और वो ऊपर, तो वो निगेटिव वर्क डन हुआ। तो स्पेसिफाइड अगर रहेगा कि किसके द्वारा किया गया है तो वहाँ पे उसके द्वारा नेगेटिव होगा, मेरे द्वारा पॉजिटिव होगा। में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो जैसे मैंने एक्स के फॉर्म में दिया है, एफ एक्स पर डिपेंड करता है, एक्स का फंक्शन है, तो उस तरह का। और दूसरा क्या है, ग्राफ के तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा ये इस तरह का, जैसे एक और ऐसे पूछ ले, ठीक है, ऐसे 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 0 और ये 5, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, f है और इधर x है, इधर f है और इधर x है। अब कोई बोले x बराबर 0 से 4 मीटर के बीच में वर्क डन कितना हो गया, ठीक है। x बराबर 0 से x बराबर 4 मीटर के बीच में, मतलब किसी बॉडी को x बराबर 0 से x बराबर 4 तक ले जाने पर जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये ऐसे है, तो वर्क डन कितना होगा। तो क्या करोगे फिर, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक जो भी दिया है 0 से 4। इंटीग्रेशन के लिए फिर क्या करोगे, एरिया अंडर कर्व निकाल दोगे, एरिया अंडर कर्व निकाल दोगे। अब इसका एरिया नहीं निकाल सकते क्या, ठीक है। तो वैसे भी कोई ट्रायंगल है इस तरह का, तो ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या निकाल लोगे बेटा, ठीक है। ये 2 मान लो बीचों बीच है, ये 2 है,
तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ, एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस, तो गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। और यहीं इसका भी हो जाएगा प्लस हाफ गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। या इसको सीधे सीधे इस तरह का ट्रायंगल है तो सीधा क्या करोगे, 1/2 गुणे 5 गुणे 4, ठीक है। मतलब ये बेस और ये ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 10 जूल। तो कितना आ गया वर्क डन, 10 जूल, ठीक है। तो ये हो गया। तो पॉजिटिव वर्क डन और निगेटिव वर्क डन इस तरह के हो सकते हैं वेरिएबल फोर्स में, वेरिएबल फोर्स हो या जो भी फोर्स हो। अच्छा, फोर्स में कभी कभी एक क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, जैसे हम जैसे कोई कुली है, कुली मान लीजिए बक्सा उठा के सर पे लेकर उठा के 200 मीटर दूर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक गया, 200 मीटर दूर तक, तो वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन एक तो मैंने बताया वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन निगेटिव हो सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है, वर्क डन जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा, मतलब फोर्स लगा रहे हो लेकिन वर्क डन जीरो है। इतना बड़ा बॉक्स कुली लेकर सर पे अपने 200 मीटर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जा रहा है, उसमें कोई पूछे कि कुली द्वारा वर्क डन कितना हुआ, आप कहीं स्टेशन पे जा रहे हो, कुली को बोल दिए सर मेरा चलो लेकर ये बॉक्स इस पार से उस पार, वो बेचारा ढो कर लेकर गया उस पार, और उस पार आप पहुँचे, फिर वो बॉक्स रखा और बोला कि सर पैसा दे दो, तो आप पूछोगे किस चीज़ का पैसा, जब आप वो बोलेगा कि सर मैंने काम किया है, तो तुम बोलोगे कौन सा काम किए हो भैया, तो बोलेगा भैया मैं इतना यहाँ से यहाँ तक ढोकर लाया हूँ, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे तुमने वर्क डन जीरो किया है, वर्क डन क्या किया है, जीरो। ये यहाँ से लेकर भैया यहाँ तक आ गए भाई साहब, एक प्लेटफार्म से दूसरे मान लो 100 मीटर तक लेकर चले गए, ठीक है। तो ये 100 मीटर, ये बॉक्स जो भारी इतना था यहाँ 100 मीटर लेकर आ गए, लेकिन ये बल किधर लगा रहे हैं, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, तो हम उठा के बल इधर लगा रहे हैं, फोर्स तो इधर लगा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन क्या हुआ, W = F.S। तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 90, तो Fs cos 90, और cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो आप उससे लड़ जाओ, बोल दो भाई साहब तुमने वर्क जीरो किया है इसलिए तुम्हें 0 पैसा मिलेगा, तुम्हें 0 पैसा मिलेगा, एक चवन्नी भी नहीं देंगे। फिर वो कुछ भी करे, आप कोर्ट में जाए, चाहे कचहरी में जाए, चाहे जहाँ जाए, आप ये बात बता दो उसको कि हमारे साइंस में, हमारे फिजिक्स में देखो, उस हिसाब से तो तुमने कोई वर्क डन किया ही नहीं, तो तुम्हें पैसा किस बात का, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेहनत करना और वर्क डन करना, कोई आदमी मेहनत करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वर्क डन ही कर रहा है। आप दीवार में ज़ोर से फोर्स लगा के 10 मिनट तक पुश करो, ठीक है, 10 मिनट तक पुश करो, थक जाओगे आप, ठीक है, पसीना छूट जाएगा। बाद में कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तुम बोलोगे मैं काम कर रहा था। बोला कितना काम किए, क्या बताओगे, कुछ नहीं, 0। क्यों, क्योंकि दीवार को पुश तो कर नहीं पाए, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, फोर्स तो बहुत लगाया आपने, F तो है लेकिन वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन क्या हो गया, 0, ठीक है। इसी तरह सर्कुलर मोशन कोई बॉडी कर रही है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है लेकिन सेंटर की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं, किसी भी पॉइंट पे जा रहा है, उसका पोजीशन जो रेडियस है उतना ही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा भी कोई वर्क डन नहीं होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा भी वर्क डन नहीं होता है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, W क्या है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स जिधर लग रहा है उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, नेगेटिव कब होगा, जिधर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, और 0 कब होगा, जिधर फोर्स लगे उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो, तो वहाँ पे फोर्स वर्क डन 0 होगा, ठीक है, ठीक है। 5 kg का मास है, एक्सीलरेशन उस पर लगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 सेकेंड, ठीक है। तो क्या बताना है, वर्क डन, वर्क डन बताना है। एक सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन जो है,
इधर क्या है, अरे यार, इधर एक्सीलरेशन है, ठीक है, इधर एक्सीलरेशन है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, ये 4, ये 8, ठीक है, ये 5 और 2 kg इसका मास है। तो यहाँ पे भी बताना है वर्क डन, वर्क डन बताना है कब, फ्रॉम x बराबर 0 to 8 मीटर, 0 से 8 मीटर तक जाने पर वर्क डन कितना होगा। और यहाँ पे क्या है, वर्क डन 4 सेकंड, 5 kg का मास है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन 4 सेकंड तक लगा, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा 4 सेकंड में, 4 सेकंड तक वर्क डन कितना होगा। तो दोनों का देखिए एग्जांपल है यहाँ पे क्या है कि एक्सेलरेशन 2 मीटर लग रहा है, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है कि फिक्स है, एक्सेलरेशन फिक्स है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका फोर्स भी कांस्टेंट होगा, फोर्स इक्वल टू ma, यही तो होगा, तो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बताया था फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, तो फ्रॉम रेस्ट इसका मतलब u बराबर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, डिस्प्लेसमेंट हमें 4 सेकंड में अगर निकालना हुआ तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यही करोगे, ये 0 हो गया, 1/2, a कितना है 2 है और t कितना है 4 गुणे 4 है, कितना हो गया 16 मीटर। तो यार 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट गया है और फोर्स जो है कितना हो गया 5 kg है, 2 का एक्सेलरेशन है तो 10 हो गया। तो W इज इक्वल टू कोई करेगा तो Fs हो जाएगा या Fx हो जाएगा, कितना हुआ 10 गुणे 16, कितना हो गया 160 जूल, 160 जूल, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्क डन पूछेगा तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या है, पहले इतना था एक्सेलरेशन, बाद में कम हो रहा है, एक्सेलरेशन घटते घटते 0 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है, कैसा है वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन तो फोर्स भी वेरिएबल होगा, फोर्स भी क्या होगा वेरिएबल। और फोर्स निकालना हुआ तो क्या कर दोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना 2 × 10, ये खैर हमको इससे नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन ये चेंज हो रहा है, फोर्स एक पॉइंट पे 10 है, लेकिन यहाँ पे जब था तो यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो इसका कितना हुआ 1/2 गुणे 5 गुणे 4 प्लस इसका एरिया, नहीं सॉरी, ठीक है, इसका निकाल लिए तो 1/2 गुणे 5 × 4 प्लस इसका जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है 5 × 4, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, 5 दूना 10 प्लस 20, कितना हो गया 30 जूल, ठीक है। तो उसमें 30 जूल हुआ, इसमें 160 जूल, 160 जूल, तो ये वेरिएबल फोर्स का है, ओके बेटा। तो वेरिएबल फोर्स में इस तरह का दे देगा और कांस्टेंट फोर्स में इस तरह का दे देगा। ये हो गए, जो भी हमारे चारों तरफ फोर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं, यार गीला हो जाता है ना, कौन कौन से फोर्स होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, और दूसरा है नॉन, दूसरा टाइप है नॉन कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव था, ठीक है, और ये नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, वो हमेशा बने रहते हैं, कंजर्व का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, कंजर्व रहे, रिजर्व रहे, और नॉन कंजर्वेटिव का क्या है, वो आया जब जरूरत पड़ा आया, जब जरूरत पड़ा खत्म हो गया,
तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी का हो गया, और इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई चार्ज रखा हुआ है, दो चार्ज हैं उनके बीच जो फोर्स बना हुआ है, तो भी एक तरह से क्या हुआ, कंजर्वेटिव। और मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव। बाकी नॉन कंजर्वेटिव में सब आ गए, जैसे कि हम कोई चीज़ उठा रहे हैं, घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं, वो मैकेनिकल फोर्सेस, ठीक है, और फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है वो भी एक तरह से कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन फोर्स हुआ, पानी में कोई चीज़ डुबो दी है, पानी के द्वारा जो फ्लोटिंग फोर्स लग रहा है वो भी नॉन कंजर्वेटिव, मतलब बाकी जो फोर्सेज जो लग रहे हैं कभी जिस कंडीशन में लग रहे हैं वो सब नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या है, ये बने हुए हैं तो बने हुए हैं, ठीक है, ये बने हुए हैं तो बने हुए हैं, ओके, ये खत्म नहीं होते हैं, ओके बेटा। अब देखो, अब दोनों में अंतर क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स में अब सपोज दैट यहां से यहां एक बॉडी है, हमने उठा के इसको यहां पे ला दिया, ठीक है, तो मैंने उठा के इसको नीचे से ज़मीन से यहां तक ले गया, मान लो h ऊंचाई तक ले गया, तो यहां पे देखो दो तरह के वर्क डन हो रहे हैं। एक तो अच्छा, इसका जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, और मैंने फोर्स लगा के उसको, मैंने F फोर्स लगा के इसको ऊपर ले गया, ठीक है। तो मैं इसको उठाकर वहां तक ले गया, तो मुझे कोई पूछे कि मैंने कितना वर्क डन किया, मैंने मतलब ये मैन आदमी मान लो, तो मैन वर्क डन बाई मैन कितना हुआ, F इंटू एच, ठीक है। लेकिन कोई पूछे वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ, तो ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, mg, और जा किधर रहा है, ग्रेविटी लगा रही है इधर और जा रहा है इधर, तो mg जैसे ये फोर्स हुआ, ठीक है, डॉट h, तो इसको क्या लिखोगे, mg cos थीटा, mg h cos थीटा, mg h cos, ये ऊपर ये नीचे कितना हुआ 180 मतलब क्या आ गया, माइनस mgh, मतलब वर्क डन होगा अर्थ के द्वारा भी, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा भी वर्क डन होगा, लेकिन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स का दूसरा क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स में अब मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, अब मान लो यहीं आप एक तो सीधा उठा कर ले गए, दूसरा रास्ता क्या है, ऐसे 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 ऐसे, ये भी h ही है, ठीक है। मान लो आदमी सीढ़ी पे चढ़ के ऐसे बॉक्स लेकर फिर ऐसे 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 जाता है, ठीक है। तो अगर वर्क डन देखा जाए ग्रेविटेशन द्वारा, तो पहले मान लो h1 गया होगा इतनी ऊंचाई, फिर ये गया x1, फिर h2 x2, मतलब इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर इधर, तो इसकी वजह से वर्क डन देखो, g तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, तो पहले ऊपर गया तो 180 का एंगल हुआ, लेकिन जब इधर जा रहा है तो कितना एंगल हुआ, 90, ऊपर गया 180, इधर गया तो 90, ऊपर गया 180, इधर गया तो 90, तो फोर्स और उसके बीच जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो जो ऐसे मूवमेंट हो रहा है उसमें 90 का एंगल बन रहा है, और 90 का एंगल अगर बनेगा तो mgh cos 90 जो होंगे वो तो 0 हो जाएंगे, जो ये वाले जाएंगे वहीं पूरा h3 h4, और टोटल क्या हुआ, तो टोटल अगर फोर्स जो वर्क डन हुआ इसकी वजह से
क्या हो जाएगा, MgH1 प्लस MgH2 प्लस MgH3 इस तरह से। तो फाइनली क्या आ जाएगा, MgH। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से ऐसे ले जाए सीढ़ी से, या मान लो कोई और बताएगा ऐसे ऐसे रास्ता है, ऐसे लेकर चले गए। ठीक है, ऐसे इस पर लेकर जा रहा है, तो जितने फोर्स, तो फाइनली जो वर्क डन होगा वो भी MgH होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेटिव अगर फोर्सेज हैं तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है, नेवर डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, किधर से ले जा रहे हो, कैसे ले जा रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे घुमा के ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे जैसे ले जाओ। इनिशियल पोजीशन अगर ये है, फाइनल पोजीशन अगर ये है, 0 था यहाँ h ऊंचाई पे, तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स, मान लो जो भी है, कंजर्वेटिव फोर्स भी तो एक तरह से कांस्टेंट फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जो भी है, तो कांस्टेंट फोर्स अगर है, सपोज दैट ग्रेविटी का, तो कांस्टेंट फोर्स है तो इनटू क्या लिखोगे, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये लिखोगे W इज इक्वल टू। ठीक है, खाली क्या हो जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल। इसमें ये नहीं डिपेंड करेगा किधर से ले जा रहे हो, ऐसे ले जा रहा है, ऐसे ले जा रहा है, ऐसे ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, एक चीज। और दूसरा चीज क्या है, अब मान लो इतना ले गए बेटा, यहां तक ले गए, फिर यहां से यहां तक वापस ला दिए, उतना ले गए फिर वहां से वहां तक वापस ला दिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक ले जाना, पहले वर्क डन क्या हुआ, MgH, ये कैसा हुआ था, निगेटिव वर्क डन हुआ था, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है और ये उधर, तो फोर्स और उसमें 180 का है तो माइनस MgH, और वहां से फिर नीचे लाए तो वर्क डन कितना हुआ, MgH, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ mg और वो भी नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच एंगल 0, तो cos 0 1 होता है। तो टोटल वर्क डन क्या हुआ, एक माइनस MgH एक MgH, तो क्या हो गया 0, वर्क डन क्या हो गया 0। यानी जहां से गया अगर फिर वहीं पे आ गया कंजर्वेटिव फोर्स में, तो क्लोज्ड लूप हो या फ्रॉम वाइस वर्सा पोजीशन। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। मतलब कोई ऐसा कोई बोल दे कि यहाँ से कोई चीज़ ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, फिर ये घूम के ऐसे आ गया, तो वर्क डन अगर जहाँ से गया है फिर वहीं पे आ गया, यानी क्लोज्ड लूप बन रहा है, चाहे स्क्वायर बने चाहे जो बने, ट्रायंगल ही बने, यहाँ से यहाँ जाए फिर यहाँ आ जाए, मतलब यहाँ से गया फिर फाइनली घूम के वहीं आ गया, इसका मतलब वर्क डन, जो नेट वर्क डन होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, नेवर डिपेंड्स ऑन पाथ, किधर से ले जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बता रहा हूँ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है जो भी वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, यही एग्जांपल देखो, पाथ पे डिपेंड करता है, कैसे, ठीक है, आप एक ब्लॉक को घसीट के ऐसे और ऐसे ले गए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी लगेगा Fs लगेगा,
तो यहाँ से यहाँ तक गया, अगर x डिस्टेंस गया तो वर्क डन कितना हुआ, Fx इंटू एक्स, और इन अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो गया, यहाँ पे कुछ वर्क डन होगा, ठीक है। फिर यहाँ से घसीट के, ये दीवार है, घसीट के ले गए उधर, तो यहाँ भी वर्क डन होगा। कोई बोले नहीं भैया हम ऐसे लेकर जाएंगे, ऐसे घसीटते हुए ले जाओगे तो ये डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस में वर्क डन होगा। कोई बोलेगा ऐसे लेकर जाएंगे, इतने डिस्टेंस पे घसीटते हुए लेकर जाओगे तो वर्क डन होगा। तो जिधर से ले जाओगे वर्क डन क्या होगा, एफ एस इंटू एक्स, एक्स। तो ये रास्ता, अब जो रास्ता लंबा होगा, मान लो ये प्लस ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भी थोड़ा बड़ा है, तो जितने रास्ते होंगे उतना वर्क डन अलग अलग होगा, या W1 होगा, या W2 होगा, या W3 होगा, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में एक तो क्या है, पाथ डिपेंडेंट होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा। पाथ डिपेंडेंट मतलब किधर से ले जा रहे हो, किस रास्ते से, उस पर निर्भर करेगा। दूसरी चीज, अब भैया हम कह रहे हैं ये ब्लॉक को यहाँ से घसीट के ले गए यहाँ, ठीक है, x डिस्टेंस, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था Fs, तो वर्क डन तो हो गया Fs इंटू एक्स, ये लग गया। अब कोई बोले कि वहाँ से फिर वापस लेकर आए हम इस पोजीशन पे, इधर ले गए फिर वापस लाए तो क्या वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन फिर लगेगा Fx। अब इस बार फ्रिक्शन इधर लगेगा तो वर्क डन फिर लगेगा। तो सेम सर्कल पे, यानी क्लोज लूप हो या जहाँ से चला फिर वहीं पे आ गया या जिस तरह का, उस पर वर्क डन जीरो नहीं होता है, नेट वर्क डन जीरो नहीं हो। कंजर्वेटिव में जबकि क्या है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और जिस पोजीशन से चले थे अगर उसी पोजीशन पे आ गए तो वर्क डन, नेट वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये हमने आज इतना देखा कि वर्क का डेफिनेशन क्या है, वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क पे किस तरह से फोर्सेस, कांस्टेंट फोर्स है तो उससे वर्क डन कैसे निकालते हैं, वेरिएबल फोर्स है तो उसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं, ठीक। फिर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़े, ओके। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन कैसे होता है, कंजर्वेटिव में वर्क डन कैसे होता है, ओके बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे। फिर अभी एनर्जी है, फिर पावर है इसमें, ओके, एनर्जी है, पावर है, और अपना एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। फिर कोलिजन होता है जब दो बॉडी टकराते हैं, तो सब, तो अभी और भी ढेर सारे मसाले इसमें पड़े हुए हैं आने वाले वीडियोज़ में। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और कॉन्स्टेंटली इसको वॉच करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सके, आप सभी को फ़ायदा मिल सके। और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या मेरे मेल पर मुझे मेल करें। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो, उसके लिए उसका समाधान करना हमारा दायित्व है, और हम उसको करेंगे। ओके बच्चों, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।